नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष वर्मा। 1.25 लाख के तमाम दर्शकों का जो भी आप हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत स्वागत है, और आगे भी जो जुड़ेंगे उनका भी यहाँ पे बहुत स्वागत है। और आज जो है यहाँ पर बाज़ार, क्योंकि पहला सत्र है, सोमवार है, यहाँ पर शुरुआत होती हुई दिखी है, तो ऐसे में बाज़ार क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमने आपको जानकारी दी सुबह बाज़ार खुलने से पहले भी, 10 बजे भी। और अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि बाज़ार जो है मिड वे पे आके खड़ा हो गया। यहाँ पे क्या स्थिति देखने को मिली है, बिल्कुल लबो-लबाब आप समझिए इस चीज़ का, एकदम वही स्थिति जिस फेज में कंसोलिडेशन का एक स्थिति देखने को मिल रही है। 26,077 सुबह जहाँ पर खड़ा था लगभग उसी के पास यहाँ पे खड़ा है। पहले एक दबाव देखने को मिला, फिर पॉजिटिविटी देखने को मिली, एक स्ट्रेंथ बनाता हुआ देखने को मिल रहा था, लेकिन वापस जो है यहाँ पर अब करीब 5 पॉइंट से 4 पॉइंट की तेज़ी जो घटती हुई दिख रही है यहाँ पे। अब क्या बाज़ार बंद होते होते नेगेटिव टेरिटरी में ये जो है ट्रेड करता हुआ दिखेगा, ये समझने वाली बात है। यहाँ पर निफ्टी बैंक में देखिए लगातार स्ट्रेंथ बनती हुई दिख रही है यहाँ पे, करीब 0.60% के आसपास, यानी कि 341 पॉइंट की जो तेज़ी है वो यहाँ पर जो है एक स्थिति बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें इंडिया विक्स की हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे, इंडिया विक्स जो है वो काफ़ी हद तक कूल ऑफ हो गया। 6%, सुबह करीब 4% था, अब 6% कूल ऑफ हो गया है। वॉलेटिलिटी के जो यहाँ पे जो अस्थिरता की जो संभावना है उसको कम करता हुआ जो इंडेक्स को मजबूती दे रहा है, एक तो आईटी दे रहा है और एक यहाँ पर बैंकिंग दे रहा है, प्राइवेट भी। तो 1% के आसपास की तेज़ी जो है एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल रही है। भारतीय एयरटेल की बात करें यहाँ पर, तो भारतीय एयरटेल जो है यहाँ पर एक हल्का सा स्लाइडली से दबाव, टीसीएस में एक अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए यहाँ पर। अब बाज़ार को और बारीकी से समझने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह जी जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा है कि मार्केट इस तरीके से मार्केट पे मूव कर रही है कि आज बहुत एनर्जेटिक आदमी की ज़रूरत है। जी और इस समय मार्केट जो है वो अ, एकदम ऐसा बिहेव कर रही है कि या तो आपका साथ देगी या आपका साथ नहीं देगी। अगर आप टाइम वैल्यू थीटा डीके खाना चाहते हैं तो आपके लिए मार्केट बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप ट्रेंड पकड़ना चाहते हैं तो शायद मार्केट आपका साथ नहीं दे रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सर, ट्रेंड की बात की और आप हमेशा कहते हैं ट्रेंड को फ्रेंड बनाना चाहिए सर। तो अभी जो ट्रेंड है सर ये क्या कह रहा है, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर? क्योंकि बहुत एक लंबा दौर देख लिया हम लोगों ने, और जो निवेशक हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। पोर्टफोलियो जहाँ के हैं वहीं पे जस के तस बने हुए हैं, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा मूव देखने को मिल नहीं रहा। अगर इंडेक्स की बात करें वहाँ से भी खुशी आती हुई नहीं दिखती। एक कम से कम एक साइकोलॉजिकल खुशी होती है कि चलो भाई हमने हाई मार लिया, भले ही चलो हमारा नहीं बढ़ रहा पोर्टफोलियो, कम से कम बाजार तो बढ़ रहा है। तो वहाँ पर भी वही स्थिति देखने को मिली है। सरकार की तरफ से एक के बाद एक यहाँ पे अपग्रेडेशंस देखने को मिले। पिछले साल से हमने देखा इनकम टैक्स की यहाँ पर जो है एक सपोर्ट के तौर पर देखने को मिला, यहाँ पर रियायत बढ़ाती हुई दिखी सरकार। यहाँ पे जीएसटी को हमने देखा यहाँ पर, और कई तरीके से आरबीआई की तरफ से भी यहाँ पे कई बड़े ऐलान होते हुए दिखे। लेकिन सर बाजार जो है वो बढ़ने को राजी नहीं है यहाँ पर। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या स्थिति देख रहे हैं आप? देखिए एक चीज समझिएगा हर्ष जी, बिल्कुल आपने सही बात कही। बाजार को बढ़ाने के लिए सरकार की भरसक प्रयास है और चाहती है कि इन्वेस्टर को यहाँ पर बहुत पैसे मिले, अच्छा सा मुनाफा कमाए, कंपनियों में जिस पे निवेश किया वो कंपनियां चलना शुरू हो जाए। लेकिन अगर आप आज मार्केट के विलन को देखिए तो विलन कौन है? सबसे बड़ा जो विलन है वो है जिस हिसाब से यहाँ पर इंटरनेशनल रीजंस चल रहे हैं, जिस हिसाब से यूएस अपने स्टैंड को यहाँ पर क्लियर कर रहा है, जियो पॉलिटिकल टेंशन जिस हिसाब से हो रही है। और डोमेस्टिक लेवल पर तो बिल्कुल आपने सही कहा, सरकार ने जीएसटी कम करके ऑटो सेक्टर को सपोर्ट देने की कोशिश करी, बहुत सी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट देने की कोशिश करी, लेकिन इसी वजह से मार्केट में वो करेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। यूएस मार्केट की बात करें या फिर यूरोप के मार्केट की बात करें, और रिसेंटली अभी जैसे मैं एक एनालिसिस कर रहा था उसमें मैंने ये पाया कि इस समय यूरोप की बहुत सी कंट्रीज की सिचुएशन जो है वो बहुत खराब है। मैं अगर पर्टिकुलर इस पर डिस्कशन होगा तो मैं नाम लेके एक एक कंट्रीज की स्थितियां बताऊंगा जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे होंगे और जिन लोग बाहर यूएस में सेटल होने के लिए या यूएस यूके में या फिर सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और यूरोप की बहुत सी कंट्रीज में अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, उनको कहीं ना कहीं से डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है। एक एक करके हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे मार्केट्स आपने बता दिया कि किस हिसाब से यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो पर आप ध्यान देना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना। अब हम लोग आईटी की बात करते हैं। इसने बड़ा पेन दिया सर, पिछले 1-1.5 साल से इसमें काफ़ी पेन आया निवेशकों के। बहुत सारे सवाल भी आए, यहाँ तक कि जो म्यूचुअल फंड में भी निवेशित थे उनके भी बहुत सारे सवाल आए, भी टेक्नोलॉजी फंड में क्या किया जाए। अब पिछले कुछ समय में जुम्मा जो है तेज़ी यहाँ पर आती हुई दिखी है। अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आईटी स्टॉक्स में
दुनिया भर में हम लोगों ने बात करी एआई के बबल को लेकर, लेकिन एनवीडिया के जो नतीजा है सिरे से नकार दिया गया वहाँ पर सर। इसके अलावा हमने देखा बहुत सारे जो बड़े एक्सपर्ट थे अमेरिका में, जो शॉर्ट सेलर के नाम से थे यहाँ पे, जिम कैरी, और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने कहा कि भाई हमें समझ में नहीं आ रहा बाजार अमेरिका का, अभी तो हम लोग ठंडे होकर बैठते, अपने फंड जो थे उन्होंने निकाल दिए यहाँ पर आईटी स्टॉक्स में हमारे सर। क्योंकि अभी आज ही मैं एक रिपोर्ट देखा था, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है सर, और उन्होंने इन्फोसिस यहाँ पर जो है जेंसार टेक्नोलॉजीज़ को लेकर, एम्फोसिस को लेकर खरीदारी की सलाह दी। पहले न्यूट्रल पे थे, खरीदारी की सलाह दी, और यहाँ तक कि बहुत अच्छे टारगेट दिए यहाँ पर। कोफोर्ज में तो उन्होंने 67% की तेज़ी की संभावना जताई है यहाँ पे। और यहाँ पर जो है जेंसार टेक्नोलॉजीज़ की बात कर लीजिए या दूसरे स्टॉक की, यहाँ पे इन्फोसिस की बात कर लीजिए, 39 से लेकर 49% की तेज़ी ये मान के चल रहे हैं। इन्होंने ये कहा है कि IT सेक्टर में बॉटम बन चुका है। अब मेरा सवाल भी आपसे सर यही है, और इन्होंने ये भी कहा कि FY 27 से 28 के बीच में AI सर्विसेज की जो नई मांग है वो बढ़ती हुई दिख सकती है सर। पहली चीज़, क्या बॉटम बन गया? ये जो पिछले कुछ दिनों से तेज़ी बनती हुई दिख रही है, क्या ये ही संकेत दे रही है? दूसरी चीज़ सर, यहाँ पर AI को लेकर हम लोग जो पीछे रह गए थे, आपको लग रहा है यहाँ पर कि अब आने वाला जो दौर है AI सर्विसेज को लेकर हमारी कंपनियों ने कमर कस ली, TCS ने कमर कस ली, इन्फोसिस को लेकर कई बड़े ऐलान होते हुए दिखे यहाँ पर, सेमीकंडक्टर को लेकर, AI को लेकर, क्या अब ये मौका जो दौर है वो हमारा हो सकता है यहाँ पर या नहीं? देखो हर्ष, मुझे एग्जाम्पल तो याद आ रहा है लेकिन मैं शायद उनको पिरो नहीं पा रहा हूं। मैं एक एग्जाम्पल ये देता जी हूँ। देखो IT काउंटर जिसने खरीदा, जी वो सबकी, एक तरीके से मान लो कि सबकी वाइफ हो गई है, जी राइट? अब वो कुछ भी बना दे तो खाना तो पड़ेगा। जी और कभी कभी इस उम्मीद पे कि मायके ससुराल, बीवी जो है वो ससुराल चली जाती है, जी उस उम्मीद पे जो खुशी का बवंडर मचता है, वो IT काउंटर में ना थोड़ी तेजी दिखा देता है। जी तो ये जो खुशी होती है ना, वो ज्यादा दिन की होती नहीं है। तो IT काउंटर ना कुछ ऐसा ही है जो आपकी सच में सगी सगाई बीवी की तरह है, जी जो कि आपको खुशी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन आपको रिटर्न नहीं देगा, आपको हमेशा फंसा के रखेगा, परेशान करता रहेगा। ये एक नजरिए, सर, मैं मैन के माफी नजरिए चाहता से। हूँ, विवादास्पद बयान दे रहे हैं आप। रिटर्न बीवी दे देती नहीं है, नहीं, रिटर्न मेरा बीवी पूरा से रिटर्न मिल जाता है सर, ये यहाँ रिटर्न नहीं मिल रहा। पूरे स्टेटमेंट की मैं बात करने की जी जी कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसीलिए मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने तो बस एक एग्जांपल पिरोने की बात की है, जी जिससे थोड़ा मजा भी आता रहे। हमारी लाइफ में क्या है, मैं अपने जनरल नॉलेज को अगर कहता हूँ तो बहुत पुअर रहता है। मैं एक पार्टी में गया था और एक जी सेलिब्रिटी पार्टी थी, जी और बिलीव करना कि मेरा सेलिब्रिटी से लेके क्रिकेटर तक लेके इन सारे लोगों में इतना जीरो है कि मैंने सोचा थोड़ा मेहनत करता हूँ। हम्म, तो मैंने सोचा शेयर का नाम ही उस नाम से अगर होता तो कितना आसान होता जी कि लोगों का याद कर पाना। तो शेयर के बारे में आप जितना भी पूछ लीजिए, लेकिन मेरा बाकी सब में बड़ा हाथ टाइट रहता है। और ना मैं पिक्चरें इतना कुछ देखता हूँ, ना मुझे मुझसे किसी ने पूछ लेटेस्ट लास्ट पिक्चर कब देखी थी, तो मैंने कहा यार बाहुबली देखी थी। तो कहता है अबे उसको आए हुए भी 4 साल हो चुके हैं, तो शायद ज्यादा ही हो गए हैं। नहीं तो सर, बल्कि हम लोग तो आपको इतना जानते हैं जितना मैं आपको आपके साथ शोज किए, आपको तो उंगलियों पे लेवल्स तक याद होते हैं, इसमें कोई वो वाली बात नहीं। आप अपने जो यहाँ पे सेक्टर है उसकी एक्सपर्टीज़, बहुत बारीक एक्सपर्टीज़ रखते हैं सर। मतलब आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बार चार्ट मैं भी शॉक हो जाता हूँ कि आप सीधा स्टॉप लॉस बता देते हैं, रेजिस्टेंस बता देते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सबसे ज्यादा स्कैनिंग और सारी चीजें इस पे करके रखूं। जी लेकिन आपको यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यही है कि इस समय IT काउंटर जो पुल बैक देना, उसमें अपना बस्ता खाली कर लीजिए। यानी कि आपको सारे स्टॉक्स A to Z, चाहे आपको, मैं अगर नाम लेना चाहता हूँ इसलिए नाम लेता हूँ कि बहुत से लोग रिपीट करके देखते हैं। बिरला सॉफ्ट है, जी साइंट है, डिक्सन है, एक्सक्लूसिव है, HCL है, इन्फोसिस है, KPIT है, LT माइंट्री है। और दूसरी तरफ जाते हैं, सबसे पहला नंबर लिस्ट अगर बनाते हैं तो विप्रो को रखिए। अब आते हैं कि किस पे टिके रहना चाहिए। मैंने अभी 3-4 स्टॉक्स निकाले भी हैं कि टिके जी रहना चाहिए। आपने TCS की बात की, मैं थोड़ा मौका देना चाहता हूं, लेकिन बहुत अग्रेसिव मौका नहीं देना चाहता। टाटा एलेक्सी मुझे यहाँ पर थोड़ा अच्छा लगता है, परसिस्टेंट मुझे यहाँ पर थोड़ा अच्छा लगता है। और एक छोटा स्टॉक है रेडिंगटन, कभी जी कभी चल जाता है, जब चलता है तो रुकता नहीं, जब रुकता है तो फिर चलता नहीं। तो मुझे लगता है कि इस टाइप के स्टॉक्स में ना थोड़ा स्विचिंग करनी चाहिए। जैसे एक स्टॉक मैंने काफी दिनों तक कैरी करके रखा जिसका नाम था सोनाटा सॉफ्टवेयर, और जब प्रॉफिट बुक किया उसके बाद सोनाटा सॉफ्टवेयर ने तो अपने सारे सोने के दिन ही खोल लिए। तो आपको आपको दो चीजें हैं कि आप स्टॉक तो पकड़ के रखिए,
लेकिन आप बहुत एक्सपोजर आईटी काउंटर पे मत रखिए और एक लिमिटेड चॉइस रखिए। मतलब आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन वो जायका बहुत अच्छा दे पाएगा इस बात का कॉन्फिडेंस मत रखिए। अब लोगों ने विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल, टीसीएस, इन सब के जब नाम आते हैं तो ना लोगों को नाम से कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन शेयर खरीदने से कॉन्फिडेंस नहीं आता। अच्छा, हमारे यहाँ पे एक और बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि छोटा सा इन्फोसिस चल जाता है। सपोज करिए कि वो आज आज का जो इन्फोसिस का रेट है उसको तो जिक्र करें तो बहुत से लोगों के पुराने दर्द याद आते हैं, लेकिन ये है कि वो छोट 2% की रैली दिखा देता है तो उस दिन लगता है कि सारे एनालिस्ट तो गलत बोल रहे हैं, ये तो बहुत जल्दी अब इतना 1500-1600 चल रहा है और जल्दी 1800 हो जाएगा 2% की रैली के बाद। लेकिन जब वो गिर के 1200-1300 हो जाता है तो कोई बात नहीं करना चाहता। विप्रो जी। देख लीजिए, हम एक टाइम पे 350, 400, 380 की चर्चा करते थे, आज 250 की चर्चा कर रहे हैं। तो कैपिटल वाइप आउट हो रहे हैं आपके। तो इसलिए बहुत ज्यादा अग्रेसिव मत रहिए। कोई भी रैली, कोई भी पुल बैक, कोई भी अब ट्रेंड आपका जहां लॉस मिनिमाइज करता हो, इससे हाथ झाड़ने में ही समझदारी है। ठीक है सर, अब हमने कोशिश करी हर एक चीज़ को समझने की आपके ज़रिए। अब बहुत सारे दर्शकों के सवाल है, क्योंकि यहाँ पर जो है शो उनके ऊपर ही पूरा फोकस है, पैटर्न ही ये शो का। तो यहाँ पर सबसे पहले किरण जी का सवाल लेते हैं। कह रहे हैं कि जीएमआर पावर अर्बन जो है प्लीज़ एडवाइस कीजिए, टारगेट जो है ये कह रहे हैं 125 के भाव पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है और करीब करीब 2000 शेयर है सर। 122 पर ये आ गया, आज 3.5% की दबाव देखने को मिल रही है। एक साल में भी कुछ खास किया नहीं इसने, मतलब 14-15% के रिटर्न है, लेकिन ये है कि 6 महीनों में भी एक 4% की तेज़ी, बाकी पिछले 5 दिनों में देख लीजिए या 1 महीने में देख लीजिए नेगेटिव यहाँ पर जो है रिटर्न देता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आपका क्या मानना है, यहाँ पर सर क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा तो यही मानना है कि अभी फिलहाल जीएमआर पावर अर्बन की बात करें तो मुझे लगता है 103, 104 रुपए के पास आ जाएगा। हाँ, जीएमआर के आगे अगर जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लगा होता या जीएमआर एयरपोर्ट लगा होता तो शायद मैं कहता कि हाँ, इस पे रुका जा सकता है। तो मतलब दोनों स्टॉक के बारे में मैं इसलिए बता भी देता हूँ क्योंकि लोग कनेक्ट करने लगते हैं। अगर पावर पे है तो बेटर हो जाइए कि आप शिफ्ट कर लीजिए जीएमआर एयरपोर्ट पे। पावर पे अगर रहना है तो इस समय टाटा पावर और साथ में ओवरऑल देखते हैं तो पावर ग्रिड, इन स्टॉक्स पे थोड़ा सा एकोमुलेशन कम होगा। लेकिन इन सब में जो पावर के स्टॉक्स हैं और दो चार हैं, उन सब में थोड़ा सा गिरावट का जो है वो स्टेज और देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, यहाँ पे एक हमारे दर्शक भी हैं यहाँ पर, और जो है बबीता जी कह रहे हैं कि सर आईआरबी इंफ्रा में फंस गई हूँ 65 के भाव पर, लॉन्ग टर्म 5 से 6 साल के लिए होल्ड कर सकती हूँ क्या? यहाँ पर बड़ा अच्छा नज़रिया है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कम व्यूअर मिलते हैं यहाँ पर देखने के लिए जो लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं, वरना शॉर्ट टर्म सब ज़्यादातर जो है शॉर्ट टर्म के नज़रिए लेके चलते हैं। सर 42 के भाव पर आके करीब 43 के भाव पे आके खड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो है बाज़ार की ब्रेथ जो है वो कमज़ोर है, तो ये भी जो है डिक्लाइन के हिस्से में ही आया हुआ है। करीब करीब यहाँ पे 1.69% के दबाव देखने को मिल रहा है। इन्होंने 65 के भाव में खरीदारी करी है, अभी 42 के भाव पर है सर। क्या आपको लग रहा है ये 65 का भाव निकल जाएगा 5-6 साल के हिसाब से देखा जाए तो? देखिए, निकल तो जाएगा, लेकिन आपको स्ट्रैटेजी डिफरेंट रखनी पड़ेगी। जैसे ये बार बार एक आप डिप देखते होंगे, ये 40 रुपए के आसपास आना, 41-40 रुपए का डिप मारता है, फिर 45-46 रुपए हो जाता है और कई बार तो 48 रुपए तक गया, फिर वापस से 42 रुपए 40 रुपए आ जाता है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। 40 रुपए 50 रुपए का अगर शेयर खरीदते हैं तो दोनों चीजों के लिए थोड़ा बैकअप भी बनाकर रखिए। मुझे लगता है कि 41-42 के भाव पे आपको एवरेज जरूर करना चाहिए। बार बार एवरेज करेंगे तो आपका जो 65 रुपए का भाव है वो घटते हुए 55 रुपए, 50-52 रुपए तक आ गया तो आपको निकलना भी आसान होगा और प्रॉफिट निकालना भी आसान होगा। तो स्ट्रैटेजी बदलिए, थोड़ा सा एवरेज जरूर यहाँ पर करिए। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिए यहाँ पर, और बहुत सारी खबर है वो भी कवर करेंगे, लेकिन इसी बीच यहाँ पर और भी बहुत सारे सवाल हैं और ऐसी ऐसी आइडिया बनाते हैं। बिलियनियर बॉय, बिलियनियर हैं पहले से ही इन्होंने मान के चल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इनका जो सवाल है, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून सर। BEL और BDL में करंट लेवल पर 6 महीने के नज़रिए से क्या बाय किया जा सकता है? सर आज जो है हम लोगों ने अपने दर्शकों को बताया भी, जिस तरीके से तेजस जो है वो क्रैश होता हुआ दिखा, और HAL ही बनाता है, हम सब जानते हैं यहाँ पे, और उसके हिसाब से हमने देखा एक अच्छा खासा स्टॉक में भी क्रैश आया। पहले तो 9% का यहाँ पे जो टूटता हुआ दिखा था, उसके बाद 4%, 5% के पास ये गिरावट जो है वो आती हुई दिखी, और तमाम डिफेंस स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिली। आपका क्या मानना है यहाँ पे BEL और BDL में, क्या इस गिरावट का मौका है भुनाने का? 6 महीने का नज़रिया लेके चलना चाह रहे हैं?
देखो, मैंने अभी जस्ट आपका जब शो स्टार्ट हुआ था तो डिफेंस काउंटर को एक एग्जांपल के तरीके से भी कहा था, और कहा था ये रियलिटी पे है। जी। देखिए, इस समय इन स्टॉक्स में आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करना। पहले भी मैं बोल चुका हूँ, 380 से पहले बीएल बाय नहीं करने बनता। बीडीएल में भी थोड़ा करेक्शन आएगा, 6 महीने का नजरिया हो या 6 दिन का नजरिया हो, वेट फॉर सम मोर टाइम, 2-2.5% और गिरने दीजिए, अट्रैक्शन आने दीजिए। और यही मैंने कहा ना कि जब रेस स्टार्ट होती है तो उससे पहले एकदम पेशेंसली तैयार रहिए, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप फाउल कर जाइए। तो बेटर है वेट एंड वॉच, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी फिलहाल डिफेंस काउंटर में गिरावट शुरू हुई है, डिप आना शुरू हुआ है, न्यूज भी यहाँ पर सपोर्ट कर रही। 1-2 दिन रुक जाते हैं, ऐसा कुछ पुल बैक आने वाला नहीं है। ठीक है सर, ये और क्लैरिटी यहाँ पे मिल गई यहाँ पे। और दर्शक जो भी हैं, आप अपने सवाल भेजिए, यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे आपके तमाम सवालों को कैटर करने की। जो जो यहाँ पर आ सकता है हम लोग कोशिश करेंगे। एक मिर्ज़ा जी का भी सवाल लेते हैं, मिर्ज़ा यमीन अहमद। ये कह रहे हैं ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स विल रिमेन अप ट्रेंड और इट विल रिवर्स नाउ। सर, पीछे तो हमने देखा यहाँ पे सरकार की तरफ से जो जीएसटी यहाँ पे जो दरों में कटौती होती हुई देखी, उसका फ़ायदा ऑटो स्टॉक्स में मिला, एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन उसके बाद जो है एक रफ्तार जो है वो थमती हुई दिखी है। आपका क्या मानना है यहाँ पर, जो यहाँ पर ऑटो है या ऑटो इंसलरी है, उनमें क्या ट्रेंड की स्थिति देखने को मिलेगी? क्या रिवर्सल हो चुका है यहाँ पर, या अभी थोड़ा कंसोलिडेशन का फेज़ देखने को मिलेगा? क्या करने की सलाह रहेगी आपकी? देखिए, ऑटो में तो बहुत क्लियर है हर्ष जी, कि जो ये महीना होता है इस टाइम पे ऑटो कंपनीज जो है वो अपना कई चीजों को कैश कराने की कोशिश करती है। एक तो डिस्काउंट उनको जान देना पड़ता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन और इन सारी चीजों को देखते हैं। तो ये शेयर खरीदने के लिहाज से ये टाइम ठीक नहीं होता है। आपका नवंबर से लेकर के फरवरी के फर्स्ट वीक तक जनरली आपको ऑटो ऑक्सिलरी की तरफ मूव कर जाना चाहिए। लेकिन सब कुछ का एक ट्रेंडिंग साइकिल है, और आप उस तरफ मूव करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। इस समय दिग्गज स्टॉक में थोड़ा सा एकुमुलेशन कम रखना चाहिए, जैसे कि आपका अशोक लेलैंड है, इनमें थोड़ा प्रॉफिट बुक आपको कर लेना चाहिए। टीवीएस मोटर है, इसमें भी थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मारुति है, उसमें भी थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और बजाज ऑटो को यहाँ पे अभी होल्ड कर सकते हैं। रिको ऑटो, अतुल ऑटो, शिवम ऑटो, जो पार्ट्स की कंपनीज है, उनको आप यहाँ पर अभी होल्ड करके रखिए। उनमें एक अच्छा अट्रैक्शन बन सकता है। फिलहाल ऑटो कंपनीज में अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ सकती है। सब यहाँ पे सर ने सलाह दे दी है यहाँ पर। और इसके अलावा गौरव त्यागी जी, और सर जब आएँ तो फिर गेल की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है गौरव त्यागी जी का सवाल है, कह रहे हैं हर्ष जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। गेल इंडिया बाय प्राइस जो है इनका 185 रुपये है, 500 शेयर्स है, होल्ड कर सकते हैं क्या 1 साल तक? सर, आपका सजेशन यहाँ पर क्या रहेगा? गेल इंडिया में बने रहना चाहिए यहाँ पर? देखिए, मैं तो बिल्कुल कहता हूँ बने रहना चाहिए, और मैं इसको बीच बीच में डिप पे बाय भी कराता रहता हूँ। तो अब 182 चल रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। 175 आएगा, क्वांटिटी डबल रखिएगा। फिर अगर 1 साल का नजरिया है तो 20% तो देगा ही देगा, तो जल्दी किस बात की है। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपना नज़रिया जो है इंटैक्ट रखिए यहाँ पर। और भी दर्शकों के सवाल हैं, हम लोग एक एक करके लेने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर एथर एनर्जी के ऊपर एक सवाल है यहाँ पे साहिबा जी का। ये कह रहे हैं कि एथर एनर्जी का जो बाइंग प्राइस है वो 690 रुपये है। कह रहे हैं कि सजेस्ट कीजिए क्या किया जा सकता है यहाँ पर। सर, एथर एनर्जी ओला के तो हमने देख लिया, क्या ज़बरदस्त पिटाई हुई है। और सर, इसका भी एक लेवल बना हुआ है, वो 40-42 के आसपास जाता है, फिर घूम के 70 पे चला जाता है, फिर वापस नीचे आ जाता है उसी लेवल के आसपास। कुछ समय का कंसोलिडेशन रहता है सर, लेकिन इसके सामने एथर एनर्जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, फिलहाल तो मैं कहूंगा कि एथर एनर्जी में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट का ट्रेंड दिख सकता है। इस समय के हिसाब से एथर एनर्जी में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। रेट के आपके अगर नीचे तो भी एक बार एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि ये गिरावट अब यहाँ से कम 8 से 10% की दिख सकती है। ठीक है सर, ये आपने बता दिया एथर एनर्जी को लेके। एक सवाल और हम लोग लेते हैं पे स्टर्लिन फ्लोरोकेमिकल। यहाँ पर जो है भट्टाचार्य जी का सवाल है, कह रहे हैं कि सजेस्ट कीजिए सर कि इसको स्टर्लिन फ्लोरोकेमिकल को होल्ड कर सकते हैं या फिर यहाँ पे सेल कर दें यहाँ पर? मेरे हिसाब से एग्जिट कर लेना चाहिए। इस स्टॉक में भी बहुत ज्यादा कुछ अट्रैक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, और थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए। ठीक है, वेट कैन वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए। कुछ आंकड़े हम लोग लेकर आए थे अपने दर्शकों को
एक बार दिखाते हैं यहाँ पे कुछ माइक्रो कैप कंपनियाँ थी यहाँ पर, और जिन्होंने क्वार्टर टू में एक अच्छे नतीजे जो है वो पेश किए। क्वार्टर टू के नतीजे ख़त्म हो गए यहाँ पे। नेट अर्निंग जो है वो बहुत शानदार रही है, 700% के ज़्यादा के आसपास रही है यहाँ पे। सर से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि देखिए वॉलेटिलिटी तो रहती है यहाँ पर, तमाम तरह के कॉस्ट प्रेशर भी थे यहाँ पर। सबसे पहले एएसएम टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं। यहाँ पर रेवेन्यू देखिए 171% बढ़ा था यहाँ पे, 155 करोड़ के आसपास। एबिटा 356% का उछाल देखने को मिला। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 700% जो है वो बढ़ती हुई दिखी है यहाँ पर। सर 4-5 स्टॉक्स निकाले, हालांकि 10 थे, लंबा समय मुझे लगा कि इसमें बीत जाएगा, इससे बेटर है कि इसको शॉर्ट किया जाए। एएसएम टेक्नोलॉजीज, आपका क्या मानना है सर इस शेयर में, क्या आपकी सलाह रहेगी? देखिए, फिलहाल तो एशियन टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करें तो मुझे थोड़ा सा इसका कंसोलिडेशन फेज दिखाई दे रहा है, और शायद थोड़ा दबाव हो सकता है, लेकिन ये है कि ये 3350 और 3400 के आसपास अगर आता है तो डिप पे बाय की स्ट्रेटजी रखी जा सकती। लॉन्ग टर्म टारगेट एक बार 3650 तक जा सकता है। करंट लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेहतर ना होने की वजह से थोड़ा वेट एंड वॉच। ठीक है, एक संभव स्टील की भी बात कर लेते हैं सर। यहाँ पर साल दर साल के हिसाब से देखें तो 83% का रेवेन्यू में जंप है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए क्या 446% का जंप आया है। प्रदर्शन क्या रहा है, क्षमता का विस्तार होता दिखा है, बाजार की पैठ जो है, मार्केट शेयर जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है, एक डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है वो भी बढ़ता हुआ दिखा है। सर आप संभव स्टील के क्या आपके नज़र में क्या इसमें एक पोजीशन बनाई जा सकती है यहाँ पर? Not at current level. Once it trade at 95 rupees, then we'll see. Otherwise, just avoid करना चाहिए। अभी 102 रुपए चल रहा है। वेट फॉर द 95, 95 रुपए के आसपास आता है तो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंडो सोलार की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर इंडो सोलार को अगर आप देखें यहाँ पर तो रेवेन्यू जो है क्या शानदार जंप है। आप देखिए 619% का जंप देखने को मिला यहाँ पे। और ये संभव स्टील है, इंडो सोलार की लेके आते हैं। ये देखिए हाँ 202 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है, 619% का जंप है। एबिटा की बात करें यहाँ पर तो 227% का यहाँ पे जंप कामकाजी मुनाफे में देखने को मिल रहा है। सोलर डिमांड में बढ़ोतरी है, और यहाँ पे कंपनी ने जो है अपना प्रोडक्शन स्केल जो है वो बढ़ाया, जिसका फ़ायदा यहाँ पे मिलता हुआ दिखा है। सर इंडो सोलार सर कैसे देख रहे हैं आप इसको? आने वाले क्वार्टर्स में उम्मीद करें कुछ अच्छे बढ़त की यहाँ पर? देखिए, दो चीजें हैं, इंडो सोलार और वारी एनर्जीज, दोनों में ही थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है मेरे हिसाब से। अभी तो फिलहाल यहाँ से दूरी थोड़ी बनानी चाहिए, क्योंकि नंबर्स का इम्पैक्ट होने के बावजूद भी बहुत कुछ यहाँ पर अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, और लोअर फ्रीज लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि अभी अट्रैक्शन नहीं है। 450 के आसपास के रेट आ सकते हैं, जस्ट अवॉइड। ठीक है सर, यहाँ पे अवॉइड करने की सलाह। यहाँ पे सिग्युलिटी इंडिया की बात करते हैं। रिटेल निवेशकों का काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है स्टॉक में। आप देखिए रेवेन्यू 25% बढ़ा है यहाँ पर, 1660 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। एडजस्टेड प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 84% भी ये भी बढ़ता हुआ दिखा है, करीब 301 करोड़ के भाव पर आया है। सर सिग्युलिटी में क्या किया जाए सर? देखिए, सिग्युलिटी थोड़ा सा जो है वो इस समय कंसोलिडेशन जोन में देखने को मिल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि 55 तक के लेवल्स वापस आ सकते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा सा स्ट्रेंथ यहाँ पर गेन करता हुआ नजर आएगा। ठीक है। सर बोन डाटा इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप देखिए कंपनी का, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत के 6 महीने का आंकड़ा निकाल कर लेके आए हैं। नेट प्रॉफिट जो 151% के आसपास है, 92 करोड़ के आसपास पहुँचता दिखा है। एबिट की बात करें यहाँ पर 160% ये बढ़ता दिखा। रेवेन्यू में भी 153% का जंप जो है वो देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो चलिए एक स्टॉक ये भी निकल के आया है सर। यहाँ पे आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, फिलहाल तो वैसे नंबर्स के हिसाब से अगर देखते हैं इस स्टॉक को तो बिल्कुल अट्रैक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये है कि इस समय का जो मोमेंटम है वो प्रॉफिट बुकिंग जोन में है। 370 रुपए के आसपास आता है तो एक बार वापस से यहाँ पर कॉल लेनी चाहिए, और उसके लिए फिर से आप इस पूरे उसको फॉलो करें, शो को। वापस 370 के आसपास आता है तो शायद मेरे ख्याल से एक अट्रैक्टिव एंट्री बन सकती है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड वहां पर देखना पड़ेगा। ठीक है सर, तो यानी कि 5 स्टॉक्स थे सर, इनमें से पांचों में से कुछ आपको लग रहा है या फिर नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा मार्केट जो है वो करेक्टिव जोन में है, और खासतौर से ये जो स्टॉक्स जिनके अभी ये अट्रैक्शन देख रहे हैं उनमें थोड़ा सा अट्रैक्शन के बावजूद भी अभी थोड़ी गिरावट का ट्रेंड है, इसलिए अभी थोड़ा वेट एंड वॉच। ठीक है, वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी यहाँ पर। और दर्शकों के हम लोग सवाल ले लेते हैं वापस। बीच बीच में कोशिश ये रहती है दरअसल बताने की भाई कहाँ पर स्ट्रेंथ है फंडामेंटली। सर तो राय देते ही है फंडामेंटली और टेक्निकली, लेकिन हम लोगों की भी कोशिश होती है कि जहाँ जहाँ तक मौका मिले तो जानकारी यहाँ पे साझा की जा सके। दिलीप व्यास जी का सवाल ले लेते हैं राजकोट से। कह रहे नमस्कार हर सर। नमस्कार सर आपको भी। मॉसचिप टेक्नोलॉजी जो है करंट भाव पर फ्रेश एंट्री करें
या उचित होगा या नहीं रहेगा? डॉक्टर रवि सिंह सर का क्या व्यू है, जानना चाहते हैं। आभार सर। मॉस्चिप ये जो स्टॉक है सर, बहुत अच्छा रन अप देखने को मिला, लेकिन उसके बाद जो निवेशकों ने लिया है वो फंस गए सर। आप यहाँ पर मॉस्चिप को लेके आपकी क्या सलाह रहेगी? इन्होंने जो खरीदारी करी है वो भाव तो नहीं बताया, लेकिन हाँ इन्होंने ये ज़रूर कहा है कि अभी जो गिरावट है इसमें क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? देखिए, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं हर्ष जी, जो कि जी ना आपके एक इस पे पोर्टफोलियो में जब आए तो उन्होंने दिया तो रिटर्न, लेकिन आपको वापस फंसा दिया। जी। तो मैं ये कहूंगा कि इस समय जो अभी सिचुएशन है उसको देखते हुए मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा यहां पर अवॉइड रखना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं अवॉइड रखना चाहिए? क्योंकि अ, ये स्टॉक बाय के लिए तो बिल्कुल नहीं है। मैं एकदम क्लियर कर दूं, अभी ये 170 रुपए तक जाएगा। मैं समझा समझा कर आप लोगों को कोशिश करता हूं। टेक्नोलॉजी, अभी आपने बात करी थी, एआई की बात करी थी, कंडक्टर की बात करी थी। देखिए, ये सब चीजों पे बहुत सोच समझ कर निवेश करना है। सिर्फ कंडक्टर या एआई लग जाने से कंपनी अच्छी नहीं हो जाएगी। उसके नंबर्स को समझना, उसको नॉक नॉक करना, उसके बारे में टेक्निकल समझना, ये बहुत एक्सरसाइज का काम है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस तरीके की कंपनियों से जल्दी निकलना भी सीखिए। ओवर हो जाते हैं चीजें, लेकिन अभी फिलहाल मॉस्चिप से एग्जिट रही है। बिल्कुल सर, जो रैली बनती हुई दिखी है स्टॉक्स में, चाहे वो एआई हो, रेयर अर्थ के स्टॉक्स हो, यहाँ पर ये सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स हो, बीच में बहुत सारे ऐसे इसके साथ ही जो और दूसरे स्टॉक्स थे वो भी भाग गए। अब निवेशक, जो रिटेल निवेशक होता है, वो ऐसे समय में एंट्री मारता है जब वो फंस जाता है यहाँ पर। तो ऐसे में हमारे आप शोज को देखिए ताकि आपको पता चल सके एंट्री कहाँ ली जा सकती है, क्या बेहतर विकल्प हो सकता है। एक मिंटू जी का सवाल लेते, कह रहे हर्ष सर और मेरे गुरु को राधे राधे। तो सर आपको राधे राधे है। कह रहे हैं दोनों दो स्टॉक्स है, उस पर राय प्लीज़ एक बार देखिए। एक तो सर मॉर्फिन है, 300 का 300 शेयर्स हैं इनके पास 48 के भाव पर। कह रहे हैं कि इसमें एवरेज होगा या फिर यहाँ पे एग्जिट कर ले यहाँ पे। दूसरा सिग्लिटी है यहाँ पर, और वहाँ पे क्या करना चाहिए, बाइंग की अपॉर्चुनिटी है या फिर नहीं? देखिए, मैं तो एक चीज कहूंगा यहाँ पे कि अभी फिलहाल तो जिस हिसाब से चल रहा है उसके हिसाब से मॉर्फन लैब और सिग्लिटी दोनों होल्ड करके रखिए। ये डे टू डे एक्टिविटी वाले स्टॉक नहीं हैं। इनमें मोमेंटम थोड़ा देर में आता है, जब आता है तो रुकता नहीं है, और जब आना वाला होता है तो आपको पता नहीं होता है। लेकिन स्टॉक आपके रेंज में है तो बिल्कुल रुके रहना चाहिए। मेरे हिसाब से वेट करिए, थोड़ा टाइम दीजिए, आपको अच्छे मोमेंटम मिलेंगे। अच्छे मोमेंटम मिल सकते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा क्योंकि बहुत सारी खबरें ऐसी भी, दर्शक हमारे साथ बने रहिए। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि आप आते हैं तो कुछ धमाकेदार स्टॉक्स बताते तो हैं सर। तो इस बार आपके हिसाब से आपके पिटारे में कौन से स्टॉक्स हैं सर जहाँ पर देखा जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिहाज से? देखिए, मेरे स्टॉक तो बहुत हैं, लेकिन चिंता इस बात की है कि वो स्टॉक्स जो हैं वो दिग्गज के हैं। जैसे कि एक क्यूमिंस इंडिया है, अगर जी आप उसका चार्ट जाके देखेंगे तो 4300 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। जी। और रेट ज्यादा है तो छोटे लोगों को उतनी खुशी तो नहीं देगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मोमेंटम इसमें अच्छा बनेगा। आप वो ले सकते हैं, लेकिन छोटे लोग नाराज नहीं होइए, आपको भी एक देने वाला हूँ। तो क्यूमिंस इंडिया एक लंबा टारगेट यहाँ पर लेकर चलिए। आपके बाबू साहब अगर आ गए हैं तो वो शायद मेरे ख्याल से स्क्रीन पे अच्छा लगा ही दिया। मैं सॉरी, मैं नहीं देख पा रहा सर था। एकदम गोली की और रफ्तार से सर चीज़ें होती हैं। ये तो मानना पड़ेगा। और बाबू राव याद आ जाते हैं हमको इनके। लेकिन बाबू जो है वो बहुत ही प्यारे व्यक्तित्व वाले आदमी हैं, और बड़े प्यार से मैसेज भेजते हैं, तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार रहता हूँ। और अभी फिलहाल देखिए, इस समय 4340 ये बाय के लेवल है। 4150 का स्टॉप लॉस और टारगेट इसका है 4600 का। ये लॉन्ग टर्म पे आपको रखना है। ठीक है सर। दूसरा एक स्टॉक है इक्विटास्क। जी इक्विटास बैंक है, जो कि इस समय 61-62 रुपए या 63 रुपए के आसपास होगा, आई थिंक। वहां पर आपको करना है बाय। टारगेट उसका है 85 रुपए का। और स्टॉप लॉस की तरफ अगर जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि लोअर साइड पे ज्यादा से ज्यादा आप स्टॉप लॉस जो लेके चल सकते हैं वो है 57 रुपीज का। तो ये एक छोटा स्टॉक 50-100-70 रुपए वाला, और एक 4000 वाला, दोनों रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से ले सकते हैं। इक्विटास्क है, EQU जी। टी टी क्विडास एस इक्विटास्क, जिससे कि सर आ आप गया।
जी ये देखिए, वो बाबूराव जी की को देखने में टाइम लगा होगा कि गूगल चार्ट डाला जाए या अपना ग्राफिक्स वाला। तो देखिए, मैंने बताया था लगभग 63-64 रुपए के पास होगा, थोड़ा बढ़ा हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, आप बाय कर सकते हैं करंट लेवल पे। तो ये दो रॉकेट हैं जो आपको रॉकेट पे चल की तैयारी करने में मदद करेंगे। सर आपने बात करी बाबूलाल जी की, और मैं बताऊं बहुत ही मिठास, इतने प्यार से बोलते हैं, इतना सॉफ्टली बोलते हैं, इतना हम्बली बोलते हैं। और आप कुछ भी, आप किसी तरह की भी उनसे आप मदद मांग लीजिए, वो ना नहीं करते सर। ये उनकी एक खासियत है सर। आप कुछ भी आप उनसे बोलिए कि मुझे सर ये मदद कर दीजिए, तो वो भी मदद कर देते हैं आपके, चाहे वो खुद भी फंसे रहे हों कहीं भी। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और ये टीम जो है हम लोगों को आगे बढ़ाती है, तमाम तरह की चीज़ें जो होती हैं, एक टीम वर्क जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। एक सर आदित्य जी का सवाल लेते हैं टाटा मोटर्स के ऊपर। सर पैसेंजर टाटा मोटर्स, अब तो पीवी हम लोग बोलेंगे यहाँ पर। 407 की बाइंग प्राइस है इनकी, क्या करना चाहिए सर टाटा मोटर्स को लेकर? सर तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट है, वो भी Q3 को लेकर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है नहीं, Q4 को लेकर मान के चल रहे हैं यहाँ पर। और जिस तरीके से साइबर अटैक होता हुआ दिखा है, उनका मानना है कि उसका प्रभाव जो है Q3 के में भी रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है, जगुआर लैंड रोवर के सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए। क्या करना चाहिए सर यहाँ पर? 407 की बाइंग है, 359 के भाव पर है स्टॉक। देखिए, ओवरऑल मार्केट शेयर की अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि 350 हो, 320 हो या 400 रुपए के रेट हो, इन रेट्स पर टाटा मोटर या इन सब पे ना कभी लॉस नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से थोड़ा सा समय दीजिए। एवरेज प्राइस बता देता हूँ, अगर आपको मौका मिलता है, थोड़ा डिप मिलता है, घबराइएगा नहीं, शेयर वापस से बाय करिएगा। 345 से 335 के बीच में छोड़िएगा नहीं, 300 का स्टॉप लॉस डाल के रखिएगा। 420 425 के लेवल आएंगे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। अगर आप साल 6 महीने से ऊपर का व्यवहार रखते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मुझे लगता है वेट करना चाहिए। ठीक है सर। इसके अलावा यहाँ पर एक हमारे दर्शक हैं चहल बॉयज़ के नाम से, इन्होंने डिक्सन टेक्नोलॉजी के 10 शेयर ले रखे हैं 15,400 पर, लॉन्ग टाइम के लिए बाय कर रखे हैं। यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं या बाहर निकल जाएं, तो 15,400 के भाव पे इन्होंने खरीदारी करी है। अभी जो स्टॉक है वो 14,800 के लेवल पर आके खड़ा है। पिछले 5 सालों में 500% से ज़्यादा का इसने रिटर्न दिया है। अगर इसके पी को देखें तो 54 के भाव पर अभी यहाँ पर जो है वो उसके ऊपर ही बल्कि ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और अर्निंग पर शेयर जो है वो 205 के भाव पर है। सर क्या आपकी सलाह रहेगी यहाँ पर चहल जी के लिए? क्या बने रहना चाहिए यहाँ पर, या एवरेज करने की सलाह यहाँ पर रहेगी, या निकल जाना चाहिए? देखिए, मेरा सजेशन तो आपको निकलने का ही होगा, क्योंकि ये अभी 13,500 तक के लेवल डिप दिखा सकता है। पुल बैक भी आएगा, लेकिन रिस्क आपको लेना है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो जैसे ही ये 750 के नीचे जाता है तुरंत एग्जिट कर लीजिए। अच्छा, तुरंत एग्जिट करें। एक तनु जी का सवाल लेते हैं। 270 में सर 100 शेयर्स है, मार्कशीट। अच्छा, मुझे लग रहा है इन्होंने मार्क्सन्स बोला होगा, वो मार्कशीट लिख दिया है इन्होंने शायद। इसका अगर भाव एक बार हम लोग प्ले करेंगे यहाँ पे स्क्रीन पर, 193 के आसपास आई थिंक है, अभी ट्रेड कर रहा है। और इन्होंने जो खरीदारी करी है 270 में खरीदी है, और 100 शेयर्स हैं इनके पास। सर आपका व्यू क्या है? ये पूछना चाह रहे हैं कि या निकल जाएं या होल्ड करें, क्या सलाह रहेगी यहाँ पर? देखिए, वैसे तो मार्क्सन के कई बार जो है इसमें एक डिप मिलने का आसार दिखा है, लेकिन जो ये डिप है 190 जो चल रहा है रेट, इन लेवल्स पर अभी फिलहाल एग्जिट नहीं बनता है। मेरे हिसाब से वेट कर लीजिए। और रही बात कि आपको लंबा रखना है या शॉर्ट टर्म पीरियड में रखना है, 230 220 के आसपास वैसे भी आ जाता है, तो ये जो है ओवरबॉट सिचुएशन में चला जाएगा। तो फिलहाल रख तो सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा नहीं। टारगेट का ध्यान रखें। अभी फिलहाल वेट करने की राय है। अभी फ़िलहाल वेट करने की सलाह यहाँ पर रहेगी। एक सोनम जी का सवाल है गोदावरी पावर के ऊपर, कह रहे हैं इनको जो मिला है वो 280 के भाव पे इन्होंने खरीदारी करी है, नाउ गोइंग डाउन, शेल आई एवरेज और वेट? सर गोदावरी पावर के ऊपर, पावर स्टॉक्स में भी सर बहुत ही ठंडा जो है स्थिति देखने को मिली है सर। चाहे आप उससे जुड़े हुए जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, जो स्टेबिलिटी उनको देते हैं यहाँ पर, उसमें भी एक ठंडापन, चाहे आप एडा की बात करिए, पीएफसी, आरईसी की बात कर लीजिए, गोदावरी पावर में तो एक आज देखिए 5% के आसपास की गिरावट है। सर क्या करने की सलाह है? देखो, आपने नाम तो सही ले लिया। आपने मैंने अभी आपको बताया था कि पावर के और स्टॉक्स जो हैं वो थोड़े और गिरते हुए नजर आएंगे, लेकिन आपने एक स्टॉक याद दिला दिया जिसका नाम है एरेडा। इस जी। समय अगर
एरिडा और गोदावरी में कंपैरिजन करें तो मुझे लगता है कि गोदावरी को एरिडा में उठा के शिफ्ट कर लीजिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे वो बेहतर है। तो एक बार चेंज कर लीजिए पोजीशन को, कहीं ना कहीं से आपको थोड़ा बचत मिल जाएगी। और पुल बैक में जब मिलेगा तो आपको थोड़ा लॉस भी रिकवर हो जाएगा, तो चेंज कर लीजिए। जी बिल्कुल। और यही देखिए जो सवाल था ना, मैं इसलिए सर से पूछा था स्टार्टिंग में कि भाई आपने बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो पोजीशन है उसको किस तरीके से यहाँ पर प्ले किया जाए, और सर ने जो स्ट्रेटजी है बता दी, क्योंकि बहुत सारे निवेशक जो है इडा को लेकर फंसे पड़े हैं यहाँ पर, वो लेवल्स अभी तक नहीं आए हैं, तो ऐसे में क्या स्ट्रेटजी बदलने की ज़रूरत है। तो सर ने यहाँ पर बता दिया कि चाहे तो आप यहाँ पर गोदावरी पावर जो है, जो ऑप्शन है उसको तलाशा जा सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा एक सुनील बिस्ट जी का सवाल है जियो फाइनेंस के ऊपर। सर यहाँ पर भी जो है पोजीशंस जो है बहुत अच्छी खासी हैं रिटेल निवेशकों की, कह रहे हैं कि 350 का टारगेट कब आएगा, कब तक वेट करना है? पहले 280 आएगा, आपको एवरेज करवाएगा, आपको थकाएगा, रुलाएगा, घबराएगा, थोड़ा बीपी बढ़ाएगा, उसके बाद ही 325 के ऊपर निकलेगा। लेकिन 280 की तैयारी कर लीजिए, एवरेज वहां करेंगे। 325 और 350 के लिए अभी थोड़ा वेट एंड वॉच। वारी एनर्जी है, एंथम बायोसाइंस है मैम, एनएसडीएल है, टेनको है मैम। पेशेंस लगेंगे। मैं मतलब एक स्टेटमेंट अगर मैं देना चाहूँ, सो दिस इज द टाइम वन शुड बी वेरी पेशेंट अबाउट द मार्केट, अदरवाइज मुश्किल जाएगी। रही बात वारी, 3100 के आसपास ही अभी है, एंड आई नीड टू से दिस, बट थोड़ा और गिर सकता है अगर आप इसको थोड़ा इन्वेस्टिंग के हिसाब से। मैंने पिछली बार जब डिस्कशन किया था तो 3400 का एक ट्रेलिंग लेवल दिया था, इसके नीचे जाएगा तो गिरेगा, और गिर गया। अभी कहाँ पर फ्रेश बाय करें या फिर कहाँ तक स्लाइड हो सकता है, इसका जवाब मैं यही बोल सकती हूँ कि कहाँ पर खरीदार दोबारा बने। तो 2800 के आसपास ये वापस आए तो खरीदारी की जा सकती है, और अभी 3100 के पास में है। सो देयर इज स्टिल लिटिल मोर पेन लेफ्ट इन दिस, तो और गिरेगा थोड़ा बहुत। अगर आपका नजरिया बहुत लंबी अवधि का नहीं है, देन इन पेशेंस मत होइए, थोड़ा थोड़ा चाहिए तो थोड़ा समय दे दीजिए स्टॉक्स को, एक साल में तो रिबाउंड हो ही जाएंगे, बट और गिरेगा। और गिरेगा। तो ये वारी एनर्जीज पे सलाह हो गई मैम। एंथम बायोसाइंस पे क्या किया जाए? एंथम बायोसाइंस अभी है 630 के पास में। कब लिया था? वही, ये जानकारी तो नहीं दी, लेकिन कह रही हैं कि पिछले 6 एपिसोड से मैं वेट कर रही हूँ, तो मैम कई बार सवाल छूट जाते हैं यहाँ पर, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन अब देखिए आपका इंतज़ार फिलहाल के लिए यहाँ पे ख़त्म हो गया है। बायोसाइंस है एंथम, और एक एनएसडीएल है मैम। देखिए ये अपने ना सेक्टर से लगभग 5 गुना महंगा है, प्रॉफिटेबल है, लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं आ रहा है। जैसे ल्यूपिन हो गया, दूसरी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, अगर हम सिर्फ एक इंडस्ट्री कंपैरिजन ले तो जस्टिफिकेशन यहाँ पर नहीं आएगा, कम से कम इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, यानी ये जो रिटर्न आए हैं। तो फिर भी अगर आप थोड़ा और देखना चाहते हैं तो सिर्फ 615 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 631 पर है। आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए इस बार, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपकी बाइंग के हिसाब से अगला एग्जिट आप ले पाएंगे। सो बेटर है प्लेस एन एग्जिट इन सिस्टम। 615 का स्टॉप लॉस जो है मोर देन इनफ है। अगर ये भी ट्रिगर्ड होता है तो छोड़ दीजिए, फिर कुछ और ढूंढेंगे, लेकिन कीप अभी कैपिटल को प्रोटेक्शन दीजिए थोड़े समय के लिए। व्हाई आई एम सेइंग दिस, ब्रॉडर मार्केट बहुत ऑल टाइम लेवल पर है, और मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स ज्यादा बेयरिश रहने वाले हैं। तो जो पिटाई चलेगी वो थोड़ी लंबी चलेगी। मेक श्योर कि आप कोई भी स्टॉक में है, ट्रेलिंग को फॉलो करिए, स्टॉप लॉस को फॉलो करिए। 615 इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। टारगेट अभी मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि टाइम लगेगा, इसको टाइम लगेगा। तो चलिए, जो समय है वही मरहम होता है, और कई बार क्योंकि इंतज़ार करना कई बार बेहतर होता है, फ्रूटफुल होता है यहाँ पर। लेकिन वो देखेंगे कि कितना मैम ने जो जानकारी दी उनको आप ध्यान दीजिए यहाँ पर मैम। लेकिन अब मार्केट्स के ऊपर, क्योंकि मैम देखते देखते जो टेरिटरी है यहाँ पर ग्रीन से रेड में आ गई है मैम, और ये देखिए 38 पॉइंट का यहाँ पर करीब 34 पॉइंट का पेन निफ्टी दिखा रहा है यहाँ पे, 26,032 के लेवल पर आके खड़े हो गए मैम। तो बाजार जो है वापस ग्रीन से रेड में आ गया है। पहली चीज़ मैम, क्या क्लोजिंग जो है आज हम लोग मान के चले यहाँ पर, क्या रेड में होती दिख सकती है? क्योंकि मैम सपोर्ट तो 26,000 पे है पुट राइटर्स का, मैं देख रहा था। क्या इससे नीचे जाएगा? जो 26,000 का जो लेवल है वो भी टूटता हुआ दिख सकता है क्या मैम? यस, पॉसिबल है। और इसीलिए सुबह जब बात हो रही, इनफैक्ट बैंक निफ्टी नहीं गिरा, मैं बैंक निफ्टी के लिए स्पेशली बोल रही थी। एचडीएफसी सपोर्ट कर रहा है उसको जी। एचडीएफसी का सपोर्ट अगर निकल जाए तो बैंक निफ्टी भी नीचे गिरना ही था। तो यस, तो अभी भी अगर एक स्टेटमेंट बाय करें कि सेल करें, तो सेल का व्यू ज्यादा बेटर है एज ऑफ नाउ, क्योंकि रिस्क कम है।
तो अगर आप एक टारगेट पूछना चाहें कि कहाँ तक, अभी 26,35 पर है, ये 26,035 पर। यहाँ से मुझे लगता है कि 25,550 और लगभग 25,870 ये दो भाव आ सकते हैं। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी लगा करके इसको ट्रेड किया जा सकता है। सिमिलर टू बैंक निफ्टी में भी अभी 59,150 का भाव है। अगर एक स्टॉप लॉस ढूंढना चाहें तो 59,450 का एक स्टॉप लॉस लगा करके बैंक निफ्टी में हम 58,800 58,800 का भाव एज अ टारगेट और लगभग 58,650 का दूसरा टारगेट 1 से 3 दिन के ट्रेडिंग सेशंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो व्यू क्या रखना है सेल ऑन राइज का? मैम सेल ऑन राइज का यहाँ पे व्यू रखना है, तो ये दबाव जो है मैम अगर गिराता है तो कौन से लेवल्स तक आते हुए दिख सकती है? निफ्टी मेरे ख्याल से सप्ताह में हमको 25,870 तक तो दिखेगा। बैंक निफ्टी हमको लगभग 58,650 तक तो दिखेगा। तो दोनों में अच्छा खासा ही है। लगभग अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूँ तो करंट भाव से मतलब एक मिनट, 25,800 जो है वो इंटैक्ट दिख रहे हैं अभी मैम। हाँ अभी तक तो है। इस हफ्ते में मुझे नहीं लगता 25,800 टूटेगा, 25,800 टूटेगा। तो ये एक सपोर्ट अभी भी है, ज्यादा दूर नहीं है। मतलब ये अभी भी सिर्फ 250 पॉइंट या फिर 1% दूर है। तो वोलेटिलिटी है मार्केट में, कई सारे मैक्रो रीजंस हैं उसके, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। तो उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं।